रुक्मणी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए पति के पैंट की जेब चेक कर रही थी कि उसमें उसे किसी रेस्टोरेंट का बिल मिलता है। बाप रे, 4,000 का बिल! आने दो इनको। मुझे और बिट्टू को तो एक पेप्सी भी लाकर देते तो उसी में 10 बातें सुना देते हैं कि इसे मत पियो, जहर है, मर जाओगे। बताओ भला, 10 रुपए की पेप्सी से हम मर जाएंगे और 4,000 के खाने से ये बच जाएंगे? आने दो इनको जरा, आने दो, आज इनकी खबर लेती हूँ। और रुक्मणी बिल साइड रखकर बाकी काम करने लगती है कि तभी उसकी ननद नीलू वहाँ से गुजर रही होती है। उसकी नजर बिल पर पड़ती है। 4,000 का बिल! भाभी, आप और भैया अगर ऐसे खर्च करने लगोगे तो फिर बिट्टू के लिए बचेगा कैसे? धत, तुझे लगता है कि हम 2 रुपया भी खर्च करेंगे बाहर जाकर, वो भी रोटी सब्जी पर? छी, ये तो तेरे भाई के शौक निराले होते जा रहे हैं। आने दो आज इनको। तभी नीलू का ध्यान बिल पर किए गए साइन पर जाता है जहाँ आर करके कुछ लिखा हुआ था। पर भाभी, भैया का साइन तो एम से होगा ना? एम फॉर माधव है ना? और यहाँ आर लिखा है। तुम तो साथ नहीं थी। ना, विद्या रानी की कसम, मैं नहीं थी तेरे भैया के साथ। पर भैया के तो दोस्त भी ऐसे हैं, श्याम, सुनील, सोनू, तो ये आर कौन आ गया? ये बोलकर नीलू तो चली गई, मगर रुक्मणी के दिमाग में भयंकर कीड़ा पैदा हो गया कि आखिर उसका पति कल रात किसके साथ बाहर खाना खा रहा था। तभी माधव घर पहुंचता है, जो काफी थका थका लग रहा था। इसलिए रुक्मणी बिल तो छिपा लेती है, लेकिन माधव को इतना थका देखकर उससे पूछे बिना नहीं रह पाती। क्या हुआ जी, इतने थके थके कैसे हो? ज्यादा काम दे दिया था क्या बॉस ने? ओह नहीं यार बीवी जी, कुछ दोस्तों के साथ लगातार बाहर जाना हो रहा है और तुम तो जानती ही हो कि बाहर जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो घर आकर अपनी बीवी की बाहों में रहने में आराम मिलता है। और खाना पसंद है तुमको बाहर का? खाना? हाँ, खाना तो सबको ही पसंद है, पर मुझे तो मेरी घरवाली के हाथ का लिट्टी चोखा के आगे 5 स्टार के पकवान व्यंजन भी पानी लगते हैं, पानी। अच्छा जी, तो बना दूं आज वही? नहीं, मेरा मतलब है कि वो मैं आज भी थोड़ा व्यस्त रहूंगा ना, कल खाते हैं ना। रुक्मणी माधव की बात मान जाती है और खुश हो जाती है कि उसके पति ने उससे कुछ छिपाने की बजाय उसे सच ही बताया कि वो बाहर ही था। और रुक्मणी कपड़े समेट रही थी कि तभी उसके बीवी वाले शक की दिमाग में एक और सवाल आता है और तपाक से माधव से पूछ डालती है, पतिदेव, तनिक ये बताना कौन कौन दोस्तों के साथ बाहर थे तुम? ये क्यों पूछ रही हो? तुम मुझ पर शक कर रही हो क्या? धत, शक करे मेरी जुत्ती। अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, तो बड़ा जीवनवार रखने की सोच रही हूँ। इसलिए सोच रही हूँ कि उन दोस्तों को भी न्योता दे दूं। वो हाँ ठीक है। मुकेश, सुनील, दीपक, बस हम 4 ही लोग थे। मुकेश, दीपक नए दोस्त बन गए लगते हैं, तभी तुम 4,000 दिए होंगे ना बिल के, वरना तुम कंजूसड़े कहाँ ही खर्च करते हो। अब मुझे जाने दो, तुम्हारे इन सवालों से तो मैं और ज्यादा थकता जा रहा हूँ। चलो टाटा। और माधव रुक्मणी से गले लगकर निकलने लगता है। तभी रुक्मणी को उसकी शर्ट में से सेंट की सुगंध आती है और माधव चला जाता है। केवड़ा का इत्र? जब मुझे कभी केवड़ा की खुशबू पसंद ही नहीं है तो फिर केवड़ा का इत्र क्यों लगाया सजनवा ने, और किसके लिए? और जब सब दोस्त मुकेश, सुनील, दीपक हैं तो ये आर अक्षर से कौन मुँह आ गया जिसका बिल ये चुकाते घूम रहे हैं? रुक्मणी तो ठहरी पत्नी, उसका ये सब सवाल करना एकदम सही था और वो बैठ जाती है रोने। तभी उसकी सास धनिया आती है और उसे रोते देखती है। अरे मैं तो जिंदा हूँ अभी भी मुई, तू क्यों रोए जा रही है? तुम्हारे पति को रो रही हूँ माँ जी। क्या? भक ससुर, मेरा बेटा ही पाया तुझे जैसे रो रही है तू? मेरा मतलब आपके बेटे की वजह से रो रही हूँ माँ जी। मुझे लगता है कि उनका कहीं चक्कर वक्कर चल रहा है। और रुक्मणी अपनी सास को सारी कहानी बता देती है। अब बताओ माँ जी, आज तक मेरे लिए तो कभी इत्तर नहीं लगाया इन्होंने, और अब इनको केवड़ा भाई किसके साथ आ जा रहे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे बहू, जय भी तो हो सके है कोई खास मीटिंग में वो गया हो और वहाँ सभी इत्तर लगा कर आवे हैं, और केवड़ा इत्तर ही लगाना जरूरी हो। वो होता है ना तुम आजकल के बच्चों में, हाँ, ड्रेस कोड, जे भी तो हो सके है। बेचारी भोली धनिया और रुक्मणी ये सोचते ही थोड़ा शांत हो जाते हैं, मगर फिर भी उसका बीवी वाला दिमाग उसे सांस तक नहीं लेने दे रहा था। सासू माँ, मान लिया काम के चक्कर में फैला है सारा रायता, लेकिन आजकल ना ये टिफिन खाली करके आते हैं, ना कमरे में आकर मुझे प्यार से देखते हैं।
इतने थके रहते हैं कि आकर बस सो ही जाते हैं। कभी नई साड़ी भी पहन लूं तो उसी में मुझे सोना पड़ता है। लेकिन क्या मजाल ये मेरी ओर देख भी ले। क्या जे क्या बोल रही है? इसका बहुत दिनों से तेरे और माधव के बीच है कोई प्यार नहीं? नहीं ना सासू माँ, अब बार बार पूछोगी तो मैं तेज रो दूंगी। अब तो मैं बिट्टू को भी उसकी बुआ के साथ सुलाने लग गई कि पहले तो बिट्टू साथ है ये बहाना होता था, पर अब क्या बहाना होगा। लेकिन ये तो अब भी ऐसा ही करते। धनिया इस बात को सुनकर बहुत गंभीर हो गई थी। बहुरी ये तो टेंशन की बात है री। अगर तेरा पति घर में दूध मलाई नहीं खा रहा है इसका मतलब उसे बाहर से तो कहीं और बढ़िया दूध मलाई खाने को मिल रही है। अगर ऐसा है तो तू तो गई बहुरिया। पर माँ जी मैं कैसे पता करूं? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ, ना इनका ऑफिस ना इनके दोस्त, बस नाम ही सुनती हूँ। और अब तो इस आर अक्षर की बला का भी अता पता नहीं है। रुक्मणी बिटिया तू बीवी है, तेरे पास ही तो पता करने की शक्तियां हैं। जो केवड़ा सूंघकर पता लगा ली कि पति की चाल ढाल कुछ बदले है, तो क्या तू पूरा का पूरा पति देखकर नहीं पता कर सकती? तू पता कर माधव के बारे में। मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ, अगर गलत करते पकड़ा गया तो हम दोनों मिलकर उसकी पुंगी बजाएंगे। ये सुनकर रुक्मणी बहुत खुश होती है और अपनी सास के गले लगती है। धनिया जैसी अच्छी सास ने रुक्मणी को आगे बढ़ने की हिम्मत दे दी थी और धनिया और रुक्मणी अपनी जासूसी की तैयारी करने लग जाती हैं। दोनों ने एक एक काला चश्मा लगाया। धनिया ने भी पहना सूट और रुक्मणी ने भी पहना सूट और अपनी हेयर स्टाइल चेंज करके हुलिया ही बदल डाला। सासू माँ मगर ये सब क्यों? अरे तूने फिल्म नहीं देखी क्या वो वाली? कौन सी वाली? सासू का बदला, बहू काटे सास नाचे, पति की कमर पर बहू की बंदूक। इन सब में वो ससुर जासूस लोग ऐसा ही गेटअप बनाते हैं। गेटअप तो ठीक है पर ये सूट किस लिए? बड़ा ही अनकंफर्टेबल है। मेरी बहू एकदम ही ट्यूबलाइट क्यों है भगवान? अरे ये सूट सलवार इसलिए ताकि कहीं कोई देख ले पकड़ ले तो भागने में आसानी हो। और धनिया रुक्मणी को ऊंचा ऊंचा उछलकर भाग कर दिखाती है। सासू माँ सच में आप जैसी साथ देने वाली सास अगर सब बहुओं को मिल जाए तो वो भी स्ट्रांग हो जाती हैं। दोनों अपनी जासूसी की तैयारी कर ही रही थी कि तभी माधव घर आ धमकता है। उसके साथ एक लड़का भी था। माधव पहले तो अपनी माँ और बीवी को उस गेटअप में देखकर खूब हंसता है। अरे ये क्या होलिया बना रखा है तुम दोनों ने? टाइम पास के लिए सर्कस वगैरह तो नहीं ज्वाइन कर लिया? हाँ नहीं। हाँ चुप कर रही। अरे तेरा जन्मदिन आ रहा है ना अगले हफ्ते, तो बस उसी की तैयारी कर रहे हैं हम सब। सोचा इस बार ड्रेस कोड रखते हैं। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? एकदम ही कार्टून। अच्छा वो सब छोड़ो, माँ और बीवी जी जरा फटाफट खाना लगा दो ना, और पहले चाय नाश्ता भी लगा दो। ये मेरा दोस्त रवि है, कल हम लोग बाहर खा लिए ना, तब से बेचारे का पेट ही खराब है। रवि का नाम सुनते ही रुक्मणी के कान खुल जाते हैं और धनिया को भी झटका लगता है। जहाँ वो सब आर अक्षर का पता लगाना चाह रहे थे, माधव तो उसे घर ही ले आया। हाँ माँ जी, पता नहीं ये बड़के रेस्टोरेंट वाले क्या जमाल घोटा मिलाते हैं खाने में, जो खाते ही पेट बिगड़ता है। ऊपर से खाने के रेट सुनो तो लगेगा बस घर के जेवर ही बेचने पड़ेंगे। अब तो 4-4 हजार रुपए बिल दो और तब भी तबीयत बिगड़े। लो जी कर ली बात। ए जी 8-4 हजार मुझे दे दिया करो, मैं 5 स्टार से भी बढ़िया खाना बनाकर खिला दूंगी। ठीक है बैठो आप सब, मैं अभी खाना लेकर आई। और धनिया और रुक्मणी अपना चश्मा साइड रखकर चुपचाप रसोई में काम करने लग जाती हैं। दोनों में चुप्पी थी। वो समझ गई थी कि उनका शक फिजूल ही था और खाना परोसा जाता है। माधव मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था। थैंक्स दीपक, तू रवि बनकर यहाँ आया। अरे यार तूने भी तो कितनी बार मेरा चक्कर संभाला है, तेरे लिए कुछ भी, बस भाभी का शक दूर हो गया ना। खाने में नमक मिर्ची अगर एकदम सही है तो समझ ले तेरी भाभी भी सही है। तू मस्त खाना एंजॉय कर। और इस तरह माधव अपने इस प्लान में कामयाब हुआ। कुछ तो बड़ा माजरा है माधव का, लेकिन वो क्या है और घर वाली और बाहर वाली का खेल जानने के लिए आप सब देखते रहिए नई कहानी काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत खुशी हुई आप इनको घर लाए, ऊपर से इनका नाम रापे है। कितनी अच्छी बात है। क्यों रै की बजाय कै पर होता तो क्या तुम खाना नहीं खिलाती? भाई रवि देख ले, आज तेरे नाम ने तेरा पेट भर दिया
वरना तू तो भूखा ही रह जाता। धत, आप भी ना भैया, आप इनकी बात का बुरा मत मानना। मेरे पति ना थोड़े रंगीले टाइप के हैं। अरे भाभी जी, आपके पति के तो सारे रंग देखे हैं हमने। चल भाई, अब चलता हूँ मैं। अरे मैं भी चलूंगा ना तेरे साथ। अब इतना अच्छा खाना खिलाया तुझे, तो तू डेजर्ट तो खिला। और माधव रुक्मणी के गले लगता है। रवि भी रुक्मणी से हाथ मिलाता है। रुक्मणी रवि का मिलाया हाथ सूंघती है तो उसे केवड़ा की खुशबू आती है। सासू माँ, तुम एकदम सही थी। ये तो ससुरा ड्रेस कोड का ही भाग है, वरना कौन मर्द केवड़ा लगाकर घूमता है। और मेरी शक की बुद्धि भी देखो क्या क्या सोचने लगी। अरे यार, पर तुझे पता कैसे चला कि भाभी तुझे पकड़ने वाली है? माधव ये सवाल सुनकर हंसता है और थोड़ी देर पहले हुई घटना रवि को बताता है। माधव केवड़ा छिड़ककर एक घर के बाहर पहुंचा और जैसे ही उसका दरवाजा खुला, अंदर से निकली एक हसीना ने माधव को सीधा लपककर बिस्तर पर फेंक दिया। लगता है तुम्हारे लिए सब कुछ ही वो घरवाली हो गई है ना? तुम उसके पास बार बार चले जाते हो। ऐसा नहीं है जान, बस वो मेरी बेटी की माँ है ना, तो जाना पड़ता है। अच्छा जी, तो फिर मुझे भी बेटी दे दो एक, ताकि तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। और दोनों प्यार भरी बातें करके चिपक कर लेट जाते हैं। माधव की बाहों में लेटी राधिका उसके सर में अपना हाथ फेर ही रही थी कि तभी माधव के पास नीलू का फोन आता है। भैया, कहाँ हो आप? अच्छा, कहीं भी हो, बस घर आओ तो मेरे प्रोजेक्ट का सामान लेते आना। और हाँ, ये कोई बिल मिला था भाभी को आपकी जेब से, और बिल पर आर लेटर से क्या नाम था? जो भी बात हो बस भाभी से क्लियर कर लेना, बेचारी परेशान हो रही थी। माधव चौंकता हुआ फोन रखकर नीलू की बात डर दिमाग में कुछ तैयारी करने लग गया था और वो उठकर पैंट पहनने लगा। अभी अभी तो आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो जान? अरे राधिका रानी, ये बाहर वाली के चक्कर में घरवाली के भीतर तूफान मच रहा है। तुमको तो शांत कर दिया, पर अब घरवाली की बारी है। मैं आता हूँ तुमसे मिलने। और माधव राधिका को किस करके वहाँ से भागने लगता है। इश, एक तरफ बाहर वाली के लटके झटके, दूसरी ओर घरवाली में आ लटके, बेचारा माधव। हेलो दीपक, तू मेरे घर के बाहर पहुँच और जैसा मैं बोलूँ वैसा ही करना। आज से तेरा नाम रवि है। अरे नहीं यार, तेरी भाभी ने तुझे देखा नहीं है तो उसे पता नहीं चलेगा। तू पहुँच। दीपक घर के बाहर आता है और कहानी के मुताबिक रवि बना दिया जाता है। माधव उस पर इत्तर छिड़कता है। ये खुशबू क्यों? अरे जब बीवी जासूसी पर उतर जाए तो वो खुशबू से ही मुजरिम पकड़ लेती है। तू बस एक बार मेरी बीवी से हाथ मिला लेना, फिर सारा मैटर उड़नछी हो जाएगा। और माधव लौटकर अपना मुंह काला करने पहुंच जाता है राधिका के पास और रात वहीं बिताने का फैसला करता है। उधर जब रुक्मणी माधव को घर वापस आता भी नहीं पाती है तो भी उसे कोई चिंता नहीं होती है। बहू, मुझे तुझसे एक बात करनी है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। सासू माँ, अब हाजमोला खाओ तुम और बीती बात पचाओ तुम। मुझे अब कोई गड़बड़ नहीं लग रही। देखो, आर नाम का भी पंगा साफ हो गया और केवड़ा भी अब मेरे नाक के बाल नहीं जला रहा। मैं तो बहुत खुश हूँ। भाभी, ये भैया नहीं आए वापस? नहीं छोटी, देख तो बेचारे हम सब के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और एक हम लोग हैं कि बस। क्या खाक मेहनत भाभी, आज भी याद दिलाया था कि मेरे प्रोजेक्ट का सामान ले आना, आखिरी डेट आने वाली है। पर देखो तो इनको चिंता ही नहीं है। मैंने तो फोन पर भी इनको समझाया था कि थोड़ी चिंता करें। भाभी भी आज परेशान हो रही थी, थोड़ा उनकी उलझने भी मिटाएं। क्या 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 बोला तूने उस कलमुहे को? पूरी बात तो बता। वही कि बिल पर आर नाम से कुछ लिखा है और कोई एक दो और बात। हाँ, बस यही तो बताने की कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ गड़बड़ है। ये माधव आज जितना नॉर्मल और खुश लग रहा था, एकदम टेंशन फ्री। क्यों? क्योंकि वो प्लान बनाकर आया था, वरना थोड़ी बहुत तो घबराहट बेवजह हम लोगों को भी हो जाती है। पर वो केवड़ा। अरे कद्दू फर्क पड़े केवड़े से मेरी बहुरिया, ये मर्द जात है। औरत का शक हटाने के लिए सबसे बेस्ट पति होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में केवड़ा फेवड़ा सब ध्यान आ जाता है इनको। छिड़क दिया होगा उस ससुरे रवि पर, और कौन जाने वो रवि था कि छवि। नीलू भी सारा माजरा जान गई थी, मगर रुक्मणी के पांव तले जमीन खिसक गई थी। वो बैठकर छाती पीटने लगती है। भाभी, छाती क्यों पीट रही हो? पीटना ही है तो भाई की छाती पीटना ना, और उस आर नाम वाली की छाती कूटना। उठो तुम, अब से हम तीनों एक ही टीम है, टीम पर्दाफाश में, ठीक है? और रुक्मणी अपनी सास और ननद का साथ पाकर स्ट्रॉन्ग हो जाती। उधर माधव जानता था कि उसे अब रुक्मणी को बहुत खुश रखना होगा,
इसलिए वो साड़ी खरीदकर रुक्मणी के लिए लेकर जाता है। रुक्मणी साड़ी देख खुश नहीं होती है। ए जी, मुझे ना ये रंग कम पसंद आया है, तो क्या मैं इसे बदलवा लूं? आप मुझे बिल दे दीजिए। बिल तो नहीं है मेरे पास। बिल नहीं है? साड़ियाँ आपने ही ली है ना, या ये भी ऑफिस के लोगों के साथ? अरे हाँ, मैं तुमको बताना ही भूल गया कि ये साड़ी तो मैंने कल रवि के साथ जाकर ली थी। वो उसकी बीवी उससे नाराज थी ना, तो इसीलिए वो उसके लिए ले रहा था, तो सोचा मैं भी अपनी जान के लिए ले लूं। अरे बेचारे रवि भैया, क्या नाम है उनकी बीवी का? राधिका। ये बोलकर माधव अपना मुंह बंद कर देता है। भूल भूल में उसके मुंह से अपनी बाहर वाली का नाम निकल गया था। राधिका संग रवि, कितनी परफेक्ट जोड़ी लगती है ना जी। कोई बात नहीं, मैं यही साड़ी रख लूंगी, ठीक है? एक बार ये घर वाली बाहर वाली का चक्कर शांत हो, तब तक मैं राधिका के पास जाना ही बंद कर देता हूँ। मगर उधर रुक्मणी, धनिया, नीलू सब साड़ी देखकर इसके पीछे जासूसी करने का फैसला करती हैं और तीनों भेष बदलकर काला चश्मा लगाकर पहुंच जाती हैं साड़ी की दुकान पर। अरे भैया, तने की साड़ी का रंग बदल दो, हमको ये फीका लग रहा है, कुछ चटक भटक सा दो ना। मैडम, बिल। भिल? भिल तो नहीं है भैया, पर कॉपी होगी ना भिल की। देखो, आप रवि के नाम से होगी। नहीं मैडम, रवि नाम से कॉपी नहीं है। तो फिर माधव नाम से? नहीं मैडम, आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें। आप या तो नई साड़ी देख लें या फिर चली जाएं। ए चिकने, तू चुप बैठ जा। मेरी बहू कुछ पूछ रही है तो बस जवाब दे। धनिया नाम है मेरा। तुम सबको इतना इतना करके छोटी पुड़िया में बंद करके जर्दे की दुकान पर बेचाऊंगी, समझे ना? जवाब दे चुपचाप। धनिया की गुंडाई से तो बेचारा दुकानदार चुप ही हो गया। तभी रुक्मणी की नजर उधर खड़े रवि पर जाती है, जो एक औरत के साथ साड़ी देख रहा था। रवि भैया, ओ भैया, हम तुम्हार भाभी। रवि वॉशरूम में चला जाता है। तभी रुक्मणी खुश होकर उसकी बीवी के पास जाती है। तुम हमार रवि भैया की बीवी हो ना? एक्सक्यूज मी, आई एम फाइन, हाउ डू थैंक यू। पर तुम रवि भैया की बीवी राधिका हो ना? पहली चीज, वो रवि नहीं है। दूसरी चीज, मैं कोई राधिका नहीं, मैं सुजाता हूँ। पर तुम कौन हो मैडम, जो इतना खुश हो रही हो मुझे देखकर? सुजाता की बात सुनकर रुक्मणी के चेहरे की तो सारी एक्साइटमेंट ढल जाती है और तभी रवि वहाँ से बाहर आता है और अपनी बीवी के साथ खड़ी रुक्मणी को देख समझ जाता है कि उसकी तो अब वाट लग पड़ी है। हाँ, ये रहे रवि भैया। भैया, इनको बताओ तो हम कौन है? एक्सक्यूज मी मैडम, ये रवि नहीं दीपक है। क्या? ई का मतलब ई तुम्हार लुगाई राधिका नहीं है? तो ई कौन है? क्या तुम्हारी एक और बीवी है, वो भी राधिका? दीपक, तुम तो गए। सुजाता दीपक को एक चांटा मारती है और दीपक के नाटक का उजाला तो एकदम से बुझ जाता है। सुजाता, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। बाबा नहीं ना, इनको कोई गलतफहमी हुई है कि मैं रवि हूँ। ये मुझे कोई और समझ रही है। जान मैं किसी राधिका को नहीं जानता, मैं बस तुम्हें जानता हूँ, मेरी बीवी सुजाता को। दीपक चिल्लाता हुआ वहाँ से चला जाता है और रुक्मणी, नीलू, धनिया सारा तमाशा देख पगला उठती हैं। बाप रे, वो मेरा ही बेटा है, विश्वास नहीं होता। क्या मस्त चालाक निकला मेरा बेटा तो बहुरिया। रुक्मणी रोने ही वाली होती है कि तभी, भाभी भाभी बस रोना नहीं, चुप एकदम, हम रोएंगे नहीं, हम रुलाएंगे, समझी तुम? और तभी दुकानदार की आवाज आती है। बहन जी, वो इन साड़ी का बिल तो राधिका के नाम से बना है, आप कहो तो कॉपी दे दूं एक? अरे मेरे शेर, तू डर क्यों रहा है? कॉपी नहीं, अब तो काफी भी पीकर जाएंगे और देखते हैं कौन है ई ससुर राधिका। देख तो नीलू, ई पर पता भी लिखा है क्या? हाँ माँ, पता लिखा है। और तीनों जासूस उस पते पर निकल पड़ती हैं, जो राधिका का था। नॉटी बॉय माधव, ओ जान, अब अगर ऐसे तुम आना ही बंद कर दोगे तो मैं कहीं दूर चली गई तो? नहीं ना जान, बस एक बार घर का माहौल शांत हो जाए, फिर तुम और मैं एक लंबी छुट्टी पर जाएंगे। रोमांटिक हनीमून। रुको, दरवाजे पर कोई है। और राधिका दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ी 3 जासूस देवियां भीतर खड़ी उस हॉट चिक राधिका को देखती हैं। अब देखिए क्या होगा मंजर जब घर वाली और बाहर वाली होंगी आमने सामने। जानने के लिए देखते रहिए नई कहानी काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अब कहानी में घर वाली और बाहर वाली दोनों ही सामने आ गई थी। देखिए अब कैसे रायता फैलता जाता है। राधिका हैं आप? हाँ जी,
मैं राधिका हूँ। मिस राधिका? जी नहीं, मिसेस राधिका। मिस वाले जमाने अब गए। तो क्या माधव ने तुम्हारे साथ भी शादी? ओ प्लीज बहन जी, तुम तुम्हारा पति अपने पास ही रखो। मुझे मांग भरने का कोई शौक नहीं है। मेरा पति अलग है और मैं उसके साथ नहीं रहती हूँ। ये तो मेरा तुम्हारे पति से दिल बहल रहा है तो बहला रही हूँ बस। तू कलमुही, चंडाल, डंकिनी, तुझे लाज नहीं आई मेरे परिवार को डसते हुए? अरे जब अपना पति नहीं संभला तो मेरे खाने पर उतर आई। माँ जी, मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ। ये ना उस टाइप की है, उस वाली टाइप की। रुक्मणी आंखों के इशारे से धनिया को बोल रही थी कि तभी राधिका को जोर से गुस्सा आता है और वो रुक्मणी को जोरदार चांटा लगाती है। ओ हेलो, क्या उस टाइप की? तेरा टाइप क्या है बहन जी? न शक्ल की न अकल, बड़ी आई मेरा टाइप बताने वाली। अरे खाती हूँ, अपने पैसे का खाती हूँ। तेरे पति के जेब से कुछ नहीं लूटती, समझी? वैसे भी तेरा पति आया था मेरे पास, मैं चलकर नहीं गई थी। इतना ही टाइप पता है तो संभालती ना अपने खसम को। क्यों आया वो मेरे पास लार टपकाता? घर में मीठा नहीं मिलेगा तो आदमी तो जाएगा ना मिठाई की दुकान पर। बेचारी। अब रुक्मणी के भी सब्र का बांध टूट गया था और वो राधिका के बाल नोचने लगती है। राधिका भी उसके बाल नोचती है और दोनों सौतने जंगली बिल्ली की तरह बुरी तरह मारा कूटी करती हैं। अरे रुक्मणी, अरे रुक जा। अरे मुई, बाल छोड़ मेरी बहू के। अरे नीलू, रोक इन बिल्लियों को। लगता है ये एक दूसरे को नोच नोच कर ही मार डालेंगी। और नीलू बीच बचाव करके दोनों को अलग कराती है। दोनों जो सजी धजी थी, झगड़े के बाद चुड़ैल नजर आ रही थी। नीलू राधिका का मुंह देखकर डर जाती है। ये क्या है? ऊपर गुलाब अंदर जुलाब, इस चेहरे पर क्यों मरे भाई? भाभी तुम चलो यहाँ से। भैया का दिल ही जब गधी पर आया है तो तुम जैसी परी उनके नसीब में कहाँ? हाँ, ले जा इस जाहिल को। ये ऐसी है तभी तो इसके पति को मेरे पास आना पड़ता है। रुक्मणी के कदम रुक गए थे। वो पलटकर राधिका के सामने आंखों में आंखें मिलाकर खड़ी होती है और चुटकी बजाकर उससे अकड़ते हुए कहती है, यूं तेरा भूत उतारूंगी मेरे पति के ऊपर से, समझी? बस 10 दिन और तेरी मिठाई की दुकान बंद और मेरी घरवाली दाल में ही मेरा पति खुश होगा। चुनौती है मुझे। अच्छा जी मिमियाती मेमनी, अब शेरनी बन गई। ठीक है, तो मेरी भी चुनौती है कि अगर माधव के ऊपर से मेरा चाव उतर गया तो मैं तेरे पति के चेहरे की ओर देखूंगी भी नहीं और मेरी इस चौखट से उसे लात मारकर भगाऊंगी। वादा रहा। पर रुक्मणी, जोश जोश में ये मत भूल जाना कि माधव की बीवी भले ही रुक्मणी क्यों न रही हो, पर प्रियसी तो राधा ही रही है, तो मोह तो उसे मुझसे ही रहेगा, समझी? ना फूटो यहाँ से। आई बड़ी। और रुक्मणी अकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। सास और नीलू भी साथ साथ थे। रुक्मणी सड़क पर आती है तो कुछ नहीं बोलती। शाबाश बहू, क्या मुंह तोड़ा तूने उस कुल्टा का। एक कुल्टा सारे परिवार का नाश कर देती है। तू लड़ अपने सुहाग के लिए, हम तेरे साथ हैं। रुक्मणी इतना सुनकर अचानक कांपने लगती है। माँ जी, मुझे तो उसे देखकर ही घबराहट हो गई। कितनी सुंदर है वो। उसके बाल देखो, नाखून देखो, नाखून मेरे देखो, लगता है जैसे भैंस चबा गई हो। चेहरा देखा कितना चमक मार रहा था। इत्तर की खुशबू ऐसी थी कि बाग में खड़ी होकर महक रही हो। इतनी सुंदर औरत के लिए तो कोई भी आदमी बेईमान हो जाएगा। ओ कम ऑन भाभी, कितना मेकअप पोती हुई थी वो। कहाँ सुंदर थी। आप ज्यादा अच्छे हो। नेचुरल ब्यूटी। अरे कद्दू नेचुरल ब्यूटी। ला हम पर भी पोत दे मेकअप तो हम भी बन जाए सुंदरी। लेकिन हम तो मेकअप पोत कर भी बंदरी लगते हैं, वो भी लाल मुंह के। हमरा तो जी बैठ गया है माँ जी, हम उससे कोई चुनौती नहीं जीत सकते हैं। नहीं नहीं, राम राम राम। बहू बस कर। ऐसे दब्बू बन बनकर तूने अपने पति को हाथ से जाने दिया। अब वापस भी तुझे ही लाना होगा, वरना मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मगर कैसे? एक हथियार है ना तुम्हारे पास, सबसे बड़ा, औरत की कसम और बेटी का वास्ता अच्छे अच्छे मर्द को बांधकर घर में रोके रख सकता है। तो बीवी नंबर 1, चलो हो जाओ शुरू। और तीनों घर लौटकर अपना हुलिया ठीक कर नॉर्मल हो जाती हैं। तभी रुक्मणी कमरे में जाकर माधव को वास्ता देने लगती है। तभी वो देखती है कि माधव तो आधी बोतल पौआ चढ़ाकर मस्त बिस्तर पर लेटकर छत को निहारता हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। ए जी, ये आज आप किस गम में पी रहे हो? बिट्टू ने देख लिया तो क्या सोचेगी? अबे कौन बिट्टू? मैं बस राधा को जानता हूँ।
मेरी राधिका, तू तू उसके घर गई थी ना मेरी जासूसी करते हुए? आया था मेरी राधिका का फोन, वो रो रही थी। सुना तूने? मेरी राधिका रोई। अपने पति से इतनी बेशर्मी के साथ राधिका का बार बार नाम सुनते हुए रुक्मणी की आंख से आंसू बहते जा रहे थे। रोकर क्या दिखा रही है? राधिका मेरा प्यार है, प्यार। मैं उसे रोता नहीं देख सकता। और मैं क्या हूँ? तू बीवी है। बीवी से भी कभी प्यार हो सकता है क्या? पगली, कितनी भोली है रे तू। वो प्यार है, मैं बीवी हूँ तो फिर दो क्यों चाहिए आपको? जाओ, चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए उसी के पास जाओ ना। हट पगली, तू समझी नहीं। वो प्यार है पर वो बाहर वाली है, तू बीवी है इसीलिए घर वाली है। घर वाली बाहर वाली। तू मंडे टू थर्सडे का बोरिंग दाल भात है और वो मेरे वीकेंड्स की रसमलाई है, रसमलाई। आज क्या है? अरे आज तो संडे है। मेरी रसमलाई, मैं आ रहा हूँ तुझे चखने के लिए। और ये कहकर माधव झूमता हुआ जाने लगता है। तभी धनिया भी अपनी चाल छोड़ती है और बिट्टू को माधव के आगे भेज देती है। पापा पापा गोदी, पापा आज मेरे पास लुक जाओ ना, मुझे रात में डर लगता है। अले गोदी आएगी मेरी बच्ची? अरे पर मेरे हाथ में तो एक गंदी चीज है। छी छी, अभी पापा गोदी नहीं ले सकते, तुम अपनी मम्मी के पास जाओ। पर पापा डर को बोलो पापा भी रसमलाई खाने गए हैं, जब लौटेंगे तब फाइट करेंगे। ओके बेटा, गुड नाइट बिट्टू मेरा। रसमलाई, मुझे भी पसंद है रसमलाई पापा। छी, एक छोटी सी बच्ची के आगे क्या बोल रहे हो? कुछ तो शर्म करो आप। चल बिट्टू, तो बिस्तर पर जाकर सो। और माधव अपना बेशरम बनकर चला जाता है। धनिया नीलू रोती हुई रुक्मणी के पास आते हैं। क्यों री, कसम दी क्यों नहीं? कसम? अभी ये मेरा पति नहीं सासू माँ, उस चुड़ैल का अंधा आशिक हो रखा है। मैं कसम देती भी तो ये उसे कुचल कर चला जाता। ऐसे में मैं मेरी बेटी की भावना की क्यों बलि चढ़ाऊं? शायद चुनौती जैसा कुछ है ही नहीं। एक घर वाली का पति जब बाहर वाली के यहाँ जाने लगे तो बीवी नंबर 1 रिश्ते में नहीं बल्कि समझौता करने में बन जाती है। अब बस मैं समझौता ही करूंगी। सो जा बिट्टू, तू चुप करके सो जा। गया तेरा बाप, लौटेगा अब 2 दिन बाद। 2 दिन बाद? शाबाश, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो कल भाभी तुम मेरे साथ एक खास जगह चलोगी। खास जगह? पर कहाँ? मैजिकल दुनिया में। सरप्राइज, चुनौती तो तुम ही जीतोगी। राधिका सज सवर कर खुशबू लगा ही रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है और वो माधव को दरवाजे से ही लपक कर सीधे बेडरूम में ले जाती है और बस अपनी अदाओं से लटके झटके से उसकी बुद्धि पर ऐसा काबू करती है कि माधव तो बस राधिका राधिका ही करता रह गया। ओह जान, तुम कल नहीं आए, मेरी तो जवानी ही मुरझा गई थी। अरे जान, वो मेरी घरवाली बन रही थी ना जासूस ज्वाला सिंह, बस उसी से बचने के लिए नहीं आ सका। पर अब तो सब दूध और पानी की तरह सामने है, फिर कैसा डर है मेरी बुलबुल। और राधिका चुनौती को जीतने के लिए एक कदम आगे थी। अगले दिन नीलू और धनिया एक बहुत आलीशान पार्लर में रुक्मणी को ले जाते हैं और उसके मेकओवर की बात करते हैं। अरे रे नहीं नहीं, जे कैसी बात कर रही है छोटी तू? एक बेटी की माँ ये सब कराते अच्छी लगेगी क्या? और देख तो सब कुछ बड़ा ही महंगा लगता है। हैं? एक बेटी की माँ क्या, अगर पोती पोती की अम्मा भी हो गई ना तो भी ये करवा सकती हो तुम। भाई, औरत अगर शौक नहीं पालेगी तो औरत कैसे कहलाएगी? और चुनौती जीतनी है कि नहीं? हाँ जीतनी है, मगर कोई अगर मगर नहीं। अब तुम दाल भात नहीं, खुद मिठाई बनकर दिखाओ भैया को, समझी? और क्यों पैसे की चिंता करे तू? तेरा पति जो भी कमाए उसे क्या छाती पर रख कर ले जाएगी? खर्च करने के लिए ही तो कमाए हैं। अरे बेटा, तू पोत पोत मेरी बहू को अच्छे से पोत, एकदम हेमा मालिनी लगनी चाहिए। और रुक्मणी का मेकओवर होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते रुक्मणी का रूप ऐसे निखर कर आता है कि उसके बाल से लेकर चाल ढाल कपड़े सब लल्लन टाप लगने लगते हैं। बाप रे, अरे रानी लग रही है, एकदम रानी। अरे आंख तो खोल, देख खुद को एक बार। ये मैं हूँ? तुम ही हो, पहचान नहीं पा रही ना? अब दाल भात से सीधे राजभोग जो बन गई हो।
क्या बात है, अब तो भैया तुमको एक बार देख ले तो राजभोग का भोग लगाए बिना रह नहीं सकेंगे। हट बदमाश, बस अब तो तुम्हारे भैया के लौटने का इंतजार है। देखिए क्या रुक्मणी का ये दाव राधिका पर भारी पड़ेगा। जानने के लिए देखते रहिए नई कहानी काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। उधर रुक्मणी ऐसा मेकओवर करती है कि वो एकदम मेनका लगने लगती है। मेनका कौन? अरे वही जिसने एक साधु की तपस्या भंग करी थी, वही मेनका बन गई थी। अब रुक्मणी क्या अपने पति को उस राधिका के मुंह से निकाल सकेगी? देखिए आगे। रुक्मणी नीलू और धनिया के साथ घर पहुंचती है। धनिया रुक्मणी की नजर उतारती है। अरे दादी, मेरी मम्मी कहाँ गई और ये आंटी कौन है? धत बदमाश, अपनी मम्मी को नहीं पहचानती? रुक्मणी भी अपने इस उभरते रूप के साथ माधव के लिए सुहाग की सेज सजाती है। उस पर सजकर घूंघट करके बैठ जाती है। आज माधव रात में लौटने वाला था, इसलिए वो बेसब्री से उसका इंतजार करने लगती है। उधर माधव और राधिका गुलछर्रे उड़ाने के बाद सोकर जब उठते हैं तो माधव पाता है कि राधिका सुबकियां ले रही थी। अरे जाना, तुम रो क्यों रही हो? मैं यहीं तो हूँ। कब तक मेहमान की तरह आते हो और तूफान की तरह लौट जाते हो? जानते हो तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना अकेलापन लगता है। वहाँ तुम्हारी बीवी के पास तो सब है, पर मेरे पास कौन ही है? बोलो। अरे मेरा बच्चा, मैं हूँ ना, पूरा का पूरा तुम्हारा ही तो हूँ। खा जाओ मुझे तुम चाहे अभी। धत, पर तुम भी पूरे कहाँ हो? आधे के भी आधे से मेरे हिस्से में आए हो। उसे तो अपनी बीवी घरवाली कहकर बुलाते हो, पर तुमको पता है तुम्हारी इस बाहर वाली को लोग क्या कहकर बुलाते हैं? रखेल। क्या मैं रखेल हूँ तुम्हारी? तुम ही बताओ। हे, श्श, नाना मेरी बेबी, रोना नहीं। इडियट है वो लोग जो तुम्हारे लिए इतना गंदा बोलते हैं। तुम तो मेरी जान हो पगली, जिसे दिल में रखा हुआ है। वो कभी मेरी रखेल हो सकती है? बल्कि तुम तो मेरे लिए उस रुक्मणी से भी कीमती हो, समझी? राधिका ये सुनते ही माधव का गिरीबान खींचकर उसे अपनी तरफ करती है और तब अपना आखिरी दांव चलती है, जिससे वो पूरी बाजी को अपने ही पाले में कर लेती है। तो फिर तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी घरवाली बना लो ना। मैं तंग आ गई हूँ इस बाहर वाली के खेल से। अगर मैं तुम्हारी बीवी से ऊपर हूँ तो कर लो मुझसे शादी। बोलो, करोगे? माधव को उम्मीद नहीं थी कि राधिका ऐसा कुछ बोलेगी और वो चुप हो जाता है। राधिका, मुझे थोड़ा टाइम दो। ये कहकर माधव अपने घर लौट आता है। तीर तो सही जगह लगा है बेटा। वैसे तो तेरा पति मेरे लिए बस टाइम पास का मजा था, पर अब अगर लड़ाई बाहर वाली और घर वाली की बन ही गई है तो ये बाहर वाली स्टेज भी चढ़ेगी, शादी भी रचाएगी और घर वाली भी बनकर दिखाएगी, वो भी तेरे ही पति की, रुक्मणी। उधर माधव को दरवाजे पर खड़ा देखकर नीलू और धनिया उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। क्या बात है माँ, आज भैया घर आए हैं। लगता है हलवाई की नई मिठाई की खुशबू बड़ी दूर तक गई है। देख, अब पोती तो है तो एक पोता ही दे दे इस बुढ़िया की झोली में, कुछ तो काम आए तू। अरे यार क्या है, क्यों तंग कर रहे हो दोनों? अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हो। और नीलू, तू हट सामने से, मुझे कमरे में जाना है। हाँ हाँ जाओ भैया, अब मैं थोड़ी ही कबाब में हड्डी बन जाऊंगी। जाओ जाओ, जाकर अपनी मिठाई खाओ। माधव चिढ़कर कमरे की ओर बढ़ता है और अंदर जाकर झट से दरवाजा लगा लेता है। गुस्से में थे क्या भैया? कुछ अलग अलग से लग रहे हैं। अरे बेताबी होगी ना अपनी बीवी के पास जाने की। तू भी ना अब छोड़ दे उनको अकेला और रसोई में आकर मेरा हाथ बटा। बहुत चाशनी बटोरने लगी है, आजकल कुछ काम नहीं कराती है। उधर माधव अंधेरे वाले कमरे में जैसे ही जाता है उसके नाकों में गुलाब की खुशबू महकती है और वो बत्ती जलाता है तो देखता है कि सेज पर बैठी रुक्मणी उसके लिए सजी हुई थी। रुक्मणी शर्माकर बिस्तर को मुट्ठी में बंद कर रही थी कि तभी माधव रुक्मणी की ओर जाने के बजाय सोफे पर बैठ जाता है। ये देख रुक्मणी के भीतर खलबली मचती है और वो सेज से उतरती है। ए जी देखिए तो, आज हम पार्लर से तुम्हारे लिए सज कर आए हैं। जी देखिए तो। मगर माधव एक बार भी रुक्मणी की ओर मुंह नहीं फेरता है। रुक्मणी का सब्र अब टूट रहा था, साथ ही उसके आंसुओं का बांध भी अब टूट ही गया था और वो लगती है सुबकने। माधव जब रुक्मणी की सुबकियां सुनता है तो वो उठ बैठता है। रुक्मणी रुक्मणी, अब रो क्यों रही हो?
मैं हूं ना, यहाँ तुम्हारे सामने। इसमें रोने की क्या बात है? हम ये सब आपकी खातिर किए। सबने कहा कि हम परी जैसे लग रहे हैं, पर जिसके मुंह से ही सब सुनना था उसने हमारी ओर देखकर एक बार भी मुस्कुराया ही नहीं। अरे बस मुस्कुराना था तो ये लो, मैं मुस्कुरा दिया। अब खुश? बस रोना बंद करो यार, मेरा सिर दर्द से फट रहा है तुम्हारी ये मिमियाहट सुनकर। मैंने कहा बंद करो रोना। चुप एकदम। और रुक्मणी कांपकर अपनी सुबकी दबा लेती है और बड़े ही प्यार से बोलता है, रुक्मणी सुनो मेरी बात। तुम, माँ, नीलू, मेरी बेटी, ये सब मेरा परिवार है। इसीलिए मैं यहीं रहूंगा, यहीं आऊंगा, चाहे कहीं भी चला जाऊं। अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगा। जानती हो ना ये बात तुम? लेकिन हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या? मुझे राधिका भी उतनी ही प्यारी है और मैं अब उसके साथ भी रहना चाहता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मैं कल ही उससे शादी कर रहा हूँ। ये रहा तुम सबका न्योता। माधव शर्ट से एक इनविटेशन निकालकर अपनी बीवी के हाथ में रखता है। समझ रहे हैं ना आप? बीवी के हाथ में माशुका के साथ शादी का न्योता। उफ, बेचारी रुक्मणी पर जो दुख का पहाड़ टूटने वाला था, अब तो उसे ईश्वर ही बचा। ए जी, ये आप नहीं जी, आप शायद ठीक से सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। वो ठीक नहीं है आपके लिए, ऐसा मत करिए। देखो मुझे क्या, मैं उस चुड़ैल से ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, तो फिर तुम क्यों जा रहे हो उसके पास? ओ बस करो, बस भी करो रुक्मणी। अपनी तुलना मेरी राधिका से करना बंद करो अब। कोहे को सर्फ में कितना ही नहला दो, वो बगुला नहीं बन जाता है। तुम ये मेकअप वगैरह से परी नहीं बन जाओगी, रहोगी तो वही जाहिल गवार। बल्कि तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा, जब राधिका शादी करके यहीं आ जाएगी तो तुम दोनों एक ही छत के नीचे रहोगी। तो कुछ सीख लेना उससे कि कैसे बर्ताव करते हैं, जब देखो नाक कटवाती रहती हो। ए जी, ये आप। अच्छा खासा लेट रहा था, लेकिन सारा मूड खराब कर दिया। राधिका को ही फोन लगाना पड़ेगा। हेलो राधिका, तुम शादी का जोड़ा तैयार करो, हम लोग कल ही फेरे लेंगे। तो कल तुम्हारी वो फैमिली भी आएगी क्या? और तुम्हारी वो घरवाली? कोई नहीं आएगा। वैसे भी कोई आए ना आए, मैं कल तुमसे शादी करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस तुम तैयार रहना। और माधव रुक्मणी को घूर के देखकर सो जाता है। रुक्मणी वहीं बैठी बैठी वो न्योता देख रही थी। कितना पत्थर बन चुका था माधव हवस की भूख में आकर, जो उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि सामने बैठी वो लड़की उसकी अपनी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है, घर की बहू है, नीलू की भाभी है, बोले तो लक्ष्मी है घर की। और वो एक कल की आई लड़की के लिए रुक्मणी को दुख दे रहा था। कमरे के बाहर खड़े नीलू और धनिया कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनकर अंदाजे से खुश हो रहे थे। अभी तो बड़ी जोर से आवाजें आ रही थी। दोनों सो गए क्या माँ? अरे तुझे सुनाने के लिए बात थोड़ी करेंगे, रोमांस चल रहा होगा। आखिरकार सब ठीक हो ही गया और मुई उस चुड़ैल से मेरे बेटे का पिंड भी छूट जाएगा। दोनों माँ बेटी खुश हो ही रही थी कि अचानक रुक्मणी दरवाजा खोलती है। उसकी आंख में आंसू थे, सब बाल बिखरे, काजल फैला, कपड़े इधर उधर हुए थे। रुक्मणी, एरी बहुरिया, बिटिया सब ठीक तो है ना? ये क्या हुलिया बना रखा है? ये चेहरा उतरा हुआ कैसे है? तुझे देखकर लग तो नहीं रहा कि माधव ने तुझसे प्यार से बात भी की होगी। हाँ हाँ सासू माँ, की ना बहुत प्यार से बात करी इन्होंने, और प्यार से ये कार्ड मुझे देते हुए कहा कि वो और राधिका कल ही शादी कर रहे हैं, तो मैं और आप सब शादी में जरूर आए। धनिया और नीलू कार्ड को देखकर माधव की बेशर्मी पर हैरान थे। धनिया का क्रोध तो आसमान पर था, मगर रुक्मणी उसे रोक लेती है। चलो सासू माँ, शगुन का लिफाफा तैयार करते हैं। छोटी तू भी गिफ्ट ले ले अपनी होने वाली नई भाभी के लिए। चलो बहुत तैयारी करनी है। अरे कल शादी है, आप सबने पढ़ा नहीं? चलो बहुत काम करना है। रुक्मणी सदमे से बहकी बहकी बातें कर रही थी। ये देख धनिया उसे पकड़कर जोर से हिलाती है और उसके एक चांटा मारती है। चांटा लगते ही रुक्मणी फूट पड़ती है और बैठकर अपना माथा, अपनी छाती सब पीटने लग जाती है। अरे सब खत्म हो गया सासू माँ, कुछ नहीं बचा परिवार। वो जीत गई, मैं हार गई। चुनौती कभी हम दोनों के बीच थी ही नहीं। वो तो हमेशा से मेरे से अच्छी ही थी। बस मैंने सोच लिया अपने पति की शादी में जाकर मैं घरवाली को यूं हारता नहीं दिखाऊंगी। मैं जाऊंगी शादी में, हम सब चलेंगे उनका परिवार बनकर। भाभी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम। आप लोगों को नहीं करना मत करो, पर मैं तो जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोकेगा।
अब तक आपकी सब बात मानी, पर अब मैं अपने मन की करूंगी। मैं भी तो देखूं उनकी बाहर वाली आखिर दुल्हन बनी हुई कितना सुंदर चांद लगती है, जो वो मुझे छोड़ने को तैयार है। और अगला दिन आता है। उधर माधव दूल्हा बनकर स्टेज पर खड़ा था और इधर दुल्हन बनी बला की खूबसूरत राधिका भी स्टेज पर थी। क्या बात है, छोटी शादी में भी इतना तामझाम। और ये मेहमान लोग कौन है? जितना मुझे पता है इस शादी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर? अरे ये सब पड़ोसी हैं, आसपास के रहने वाले। शादी का नाम सुनकर खाना सूतने आए हैं। इनको क्या मतलब? मेरी दूसरी शादी है कि पांचवी? बस गुलाब जामुन गर्म और आइसक्रीम ठंडी मिलनी चाहिए, वरना मेरा तो खुद का परिवार तक नहीं आया। तभी राधिका माधव को थपथपाते हुए दरवाजे की ओर इशारा करती है। माधव, वो देखो तुम्हारी घरवाली। माधव देखता है, दरवाजे पर दुल्हन बने रुक्मणी खड़ी थी। अब देखिए क्या होगा घरवाली बाहर वाली की इस टक्कर का अंजाम। जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का आखिरी भाग केवल काका टीवी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। माधव सामने देखता है कि रुक्मणी भी दुल्हन बने खड़ी थी, जिसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। रुक्मणी माधव और राधिका के पास जाती है और उन दोनों को दुआ देकर उनका गठबंधन जोड़ने लगती है। माँ, ये भाभी पगला गई हैं क्या? अपने हाथों से भैया को उस चुड़ैल के हाथ में दे रही हैं। अरे मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब अगर ये राधिका घर में बहू बनकर आ गई तो इस घर का क्या होगा। ये तो शक्ल से ही चंडाल लगती है। राधिका रुक्मणी की ओर देखकर आंख मारती है और रुक्मणी मुस्कुराकर राधिका का चेहरा सहलाते हुए उसे गले लगाती है। इनका ध्यान रखना, और हाँ, इनको मूंगफली से एलर्जी है तो कभी भी खाने में वो मत देना। दूसरी चीज ऐसी कि हवा तेज होने से इनकी नाक बंद हो जाती है, तो कंबल हमेशा 2 ही उड़ाना। ऑफिस जाते हुए हर बार जूता पहनते हुए मोजा पहनना भूल जाते हैं, तो तुम मोजे को जूते के पास ही रखना। और इतना बोलते हुए रुक्मणी की आंख बहने लग जाती है। माधव ध्यान से रुक्मणी की बातें सुन रहा था। कितना अच्छे से जानती है रुक्मणी मुझे, मेरी हर अच्छी बुरी सब आदत का पता है इसे। आज तक इतना तो राधिका भी शायद नहीं जान पाई होगी। और सोते हुए ये खर्राटे लेते हैं, तो तुम इनकी नाक जरूर दबा देना, वरना तुमको नींद नहीं आएगी। तू मुझे सिखाएगी? तू? वैसे भी माधव को जब भी खर्राटे आते हैं तो वो उठकर बाहर सोने चला जाता है। ही लव्स मी सो मच, तो वो मेरी नींद नहीं खराब करता। ये तो तुम ही हो जिसकी नींद की उसे कोई परवाह ही नहीं। वैसे भी एक बच्चे की माँ से अब क्या ही प्यार जताएगा ये। सही कहा, पर तुम इनको बाहर सोने क्यों देती हो? ये नरम गद्दे के अलावा कहीं सोते हैं तो इनकी कमर दुखती है। ए जी, आप थोड़ा ख्याल रखिएगा। वैसे भी अब आपकी दवाई के लिए मैं पीछे नहीं पड़ी रहूंगी। खुश रहो दोनों। और ये कहकर रुक्मणी जाने लगती है। माधव की भी आंख भर आई थी। उसने एक बार भी दोनों के लिए बुरा न सोचा न बोला, और वो जाते हुए रुक्मणी का हाथ थाम लेता है। रुक्मणी ठहरो। रुक्मणी ठहर कर पलटती है और माधव राधिका की ओर देखता है। आई एम सॉरी राधिका, पर मैं अब ये नहीं कर सकता, सॉरी। है क्या? क्या नहीं कर सकते तुम? देखो गठजोड़ा बंध गया है, मंडप लग गया है, अब तुम कह रहे हो नहीं कर सकते? करनी पड़ेगी, करनी ही होगी। नहीं राधिका, प्लीज समझो, ये बात एक दिन की शादी की नहीं है, या एक दिन के साथ के लिए नहीं है। ये बात है पूरी जिंदगी मेरे साथ रहने की, और मैं तो हमेशा ही खर्राटे लेता रहूंगा। मगर तुम शायद उस खर्राटे में रुक्मणी की तरह एडजस्ट नहीं करोगी, बल्कि मुझे ही जगह छोड़कर जाना होगा। जो अपने आराम के लिए मेरा आराम को त्याग दे, ऐसी औरत मेरी बीवी नहीं हो सकती। बीवी तो हमेशा रुक्मणी ही रहेगी, जिसने मेरे आराम के लिए हमेशा अपना आराम त्यागा है। क्या आराम आराम लगा रखा है? यहाँ मसाज पार्लर खोला है क्या मैंने? शादी है शादी, ये तो करनी ही होगी। अब तुम खर्राटे लो या फर्राटे, शादी तो करनी ही होगी। ये जबरदस्ती के रिश्ते से तुम कब तक खुश रह लोगी? क्योंकि आज मैं जान गया कि रुक्मणी की मेरी जिंदगी में ना होने से मेरी जिंदगी में कितनी कमी होगी, कितनी अधूरी होगी तुम्हारे बिना जिंदगी मेरी। जब तक तुम मेरे लिए मेरी रुमाल, पर्स, चाबी नहीं लाओगी, मैं ऑफिस कैसे जा सकूंगा? इतनी रातें राधिका के साथ बिताने पर भी ये जान नहीं सकी कि मुझे खाने में मूंगफली नहीं देना है, क्योंकि इसे मूंगफली पसंद थी तो वही खाती थी। मैं जान गया कि राधिका बस मेरे लिए खास थी, क्योंकि उसी में उसका सुख था, लेकिन इसे मुझसे प्यार नहीं था। और आपको प्यार था? आज तुमको जाता देख मैं समझ गया कि मुझे भी राधिका से प्यार नहीं था। ये ना कभी मेरी प्रिय थी ना प्रियसी, बस कोई आकर्षण था जो भंग हो गया। प्रेम और पत्नी तुम ही रहोगी रुक्मणी, बस तुम ही। और अब से कोई घर वाली बाहर वाली का खेल नहीं होगा। चाहो तो तुम्हारे सिर की या बिट्टू के सिर की कसम खाकर तुमको विश्वास दिला दूं
कि अब से मेरी घरवाली भी तुम ही हो और बाहर वाली भी बस तुम ही हो, हमेशा तुम। रुक्मणी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो फटाफट जाकर गठजोड़ा अपने ही हाथों से खोलती है, लेकिन राधिका भड़ककर माधव का गिरेबान पकड़ लेती है। ओ हीरो, शादी करनी है तो करनी है, ये कोई यू टर्न वाली कहानी नहीं है। मेरा शरीर कोई क्रिकेट पिच थोड़ी है कि जब तक खेला चला फिर पिच बदल दी। तभी राधिका का पति आ जाता है। ओ हीरोइन, पिच की बात तू कर ही मत, एक हंसते खेलते आदमी की जिंदगी को तबाह कर रही है। माधव, मैं इसका पति हूँ और मैं तुम्हारी सारी कहानी भी जानता हूँ, पर मैं तुमको एक बात बता दूं कि तुम इससे बचकर ही रहना और बिल्कुल ये मत सोचना कि तुमने कुछ बहुत गलत किया है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये जो क्रिकेट पिच की बात कर रही है ना, तो खुद नहीं जानते कि वहाँ कितने खिलाड़ियों ने इनिंग खेली है। अरे मेरी बीवी कितनी रंगीन थी, ये सच जानने के बाद ही तो मैंने इसे छोड़ा और मेरी ही दौलत पर सब ऐश चल रही है इसकी। पर तुम मत फंसो, बिल्कुल भी नहीं। माधव राधिका का सच जानकर हैरान था। नीलू और धनिया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दरअसल में राधिका के पति को बुलाने का प्लान धनिया और नीलू का ही था, ताकि माधव की आंखें खुले। हे भगवान, रुक्मणी, तेरा घरवाला तो बच गया री। जस्ट शट अप यू ऑल जाहिल्स, मैं तो शादी करके ही रहूंगी। मुझे इस बहन जी से चैलेंज तो नहीं हारना। बस माधव, तुम चाहे कल ही तलाक दे देना, पर तुमको मेरा बनाऊंगी ये शर्त तो मैं ही जीतूंगी। मुझे हारना नहीं पसंद है। अच्छा तो ये बात है, चल तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। तुझे चुनौती लड़नी है ना, तो उसका आखिरी पड़ाव ही खेल लेते हैं। दिखा देते हैं दम आलू राउंड। दम आलू? माँ, ये दम आलू क्या है? ये जो भी है तू देखेगी तो बस मजा आ जाएगा। शाबाश रुक्मणी, गर्दा उड़ाई दे बहुरिया, दे ससुरी को एक ठोर धोबी पछाड़, धम। और मंडप हटाकर वहाँ एक घेरा बनाया जाता है और रुक्मणी और राधिका एक एक और खड़ी हो जाती हैं और बीच में धनिया बनती है रेफरी। तो ई चैलेंज वा है फाइनल राउंड। ई को बाद हमरी बहुरिया जीती कि ससुरिया, ई तय हो जाएगा। तो इस प्रतियोगिता का नाम है दम आलू, यानी आलू की तरह दम लगाकर करना है उठक पटक, माने की कुश्ती। और दुल्हन बनी राधिका के तो कुश्ती का नाम सुनकर ही तोते उड़ जाते हैं। माधव नीलू साथ खड़े थे। नीलू भी हैरत में पड़ जाती है। हैं भैया, कुश्ती कुश्ती क्यों करा रहे हैं ये लोग अब? क्योंकि तेरी भाभी स्कूल में कुश्ती की डिस्ट्रिक्ट चैंपियन थी। बेचारी राधिका तो गई। कम ऑन रुक्मणी, अपनी सौतन को छोड़ना मत, देना एक धोबी पछाड़ गजब का। और रुक्मणी और राधिका इशारा मिलते ही टूट पड़ती हैं और लगती हैं लूमने झूमने, एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ने। कोई किसी की ई मुंडी पकड़े है तो कोई किसी की टांग, और 3 राउंड में ही धम 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 करके रुक्मणी ही राधिका को चित करके पटक देती है और कुश्ती के अखाड़े के साथ साथ ये चुनौती भी जीत लेती है। राधिका बेचारी जमीन पर पड़ी पड़ी हाँफ रही थी। तो इस राउंड की क्लियर विनर है मेरी बहुरिया रुक्मणी, और जो हारी है वो है ससुरिया राधिका। भाई वाह, मजा ही आ गया। क्यों, कैसा लगा इस गंवार बहन जी से हारने में? मुंह लीपने पोतने से मजबूत नहीं बनते, मजबूत अंदर से बनते हैं। देसी घी खाया कर तू भी पराठे में चुपड़ कर, तब ताकत आएगी। पता नहीं ऐसा क्या मिलता होगा मेरे पति को तुझ में जो तुझ पर फिदा हो गए। बस दिखने में ही तो ठीक ठाक है, बाकी दम तो कुछ है नहीं, आलू जैसी हो रखी है। चलिए ले 50 रुपए, नारियल पानी पी लेना। और रुक्मणी राधिका को गजब का ताना मारकर खुश होकर वहाँ से जाने लगती है और राधिका भी हांफती हुई उठती है। ठहर जा। सब लोग ठहर जाते हैं। राधिका माधव के पास आती है और अपने हाथ से अंगूठी निकालकर उसके ऊपर फेंकती है। तू क्या रिश्ता तोड़ेगा? तू तो बीवी के पल्लू से बंधा है। मैं ही रिश्ता तोड़ूंगी, ताकि याद भी करे तो ये करेगा कि उस राधिका ने मेरी ऐसी बेइज्जती करी थी, समझा? और ये कहकर राधिका माधव के एक चांटा भी लगाती है। तू इसी चांटे के लायक था, बस मैंने ही ज्यादा मुंह लगा लिया था। बस निकलो अब दोनों। माधव बेचारा राधिका की इज्जत बरकरार रखने के चक्कर में कुछ बोलता नहीं है, मगर रुक्मणी कहाँ चुप रहने वाली थी। बीवी तो बीवी ही होती है ना। ए जी, आप पीछे हटो। हाँ तो तू मेरे को बता, तेरी लायकी ना लायकी, लप्पू सी दिखने वाली, तू मेरे पति पर हाथ उठाएगी? तू? हाँ, रुक।
और रुक्मणी राधिका पर 2-3 झापड़ चिपका देती है, वो भी देसी वाले भारी हाथ के। बेचारी राधिका के कान का पर्दा तो सुन्न हो जाता है और वो बस गाल ही सहलाती रह जाती है। अब तू भी याद रखना कि तेरे आशिक की घरवाली ने तुझे तमाचा मारा था। बड़ी आई मेरे पति को छूने वाली, पड़ी नहीं आई। ये तेरा आखिरी स्टेज था, अब तू वैसे भी हिम्मत नहीं करेगी किसी के पति हड़पने की। बेचारी राधिका पर अब हर दाव भारी पड़ गया था और रुक्मणी राधिका के मोह जाल से निकालकर अपने पति को आखिर घर वापस ले आती है। माधव घर लौटकर बिट्टू को गले लगाता है और सब माधव को माफ कर देते हैं। अच्छा सुनो, तुम खोज रही थी कि आर से कौन है, तो आज से हर जगह बस तुम ही होगी। आर से मेरी रुक्मणी, बस रुक्मणी, मेरी घरवाली भी बाहर वाली भी। माधव रुक्मणी को सीने से लगाता है और सब परिवार आराम से खुशी खुशी रहते हैं। देखा दोस्तों, औरत अगर अपने पति को अपना बनाकर रखना चाहे तो चाहे घर की दाल हो या बाहर का बटर चिकन, पति उसका ही रहेगा। बस घरवाली को प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसी चटपटी रोमांचक घरेलू नोकझोंक पर बनने वाली कहानियाँ देखने के लिए आप सब जुड़े रहिए काका टीवी से। कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक्स।